बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ आ गया हूँ एसबीईसी का पेपर रिव्यू करने के लिए। अगर मैंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो मैं समझ लूँ कि मुझे 50 आएंगे, 55 आएंगे, 60 आएंगे। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप देखिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए देखिए, क्योंकि एसबीईसी के पेपर में हर बार इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ ट्रिक्स देती है, ट्रिकी पेपर करती है, आपको घुमा फिरा के पूछती है और अल्टीमेटली आपको एसबीईसी के पेपर में भर भर के मार्क्स मिलते हैं बच्चों। कभी भी एसबीईसी का पेपर खराब गया ये बोल के अपने अगले पेपर बर्बाद मत करना। मेरा यकीन मानिए बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ तो मेरे पुराने स्टूडेंट से इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाउ दे स्कोर्ड इन एसबीईसी। लुक एट द क्वेश्चंस बच्चों। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करूं, 5 से 6 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा पेपर रिव्यू करके दे दूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है और आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए शायद। अगर आप देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज, एबीसी लिमिटेड इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एस्टैब्लिश्ड इट्स ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद ये इंक्लूड्स अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पता नहीं मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, बट ये क्या है बच्चों, आरआईपी इंग्लिश है यहाँ पे, तो हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो। द परमिशन इन दिस रिगार्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम आरबीआई अंडर फेमा एक्ट 1999। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 अगर मैं सही हूँ तो फेमा का जो है वो डील करता है ये सारे ब्रांचेस वगैरह से। तो बच्चों ये बेसिकली फॉरेन कंपनी, और फिर ये आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर 2016 का, ये बेसिकली हम लोगों ने फॉरेन कंपनी के नीचे पढ़ा था। तो फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है तो प्रोसीजर क्या है ये बताया, ये मतलब दिस इज द राइट थिंग दैट वी हैव टू आंसर। बट इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहे हैं, और मुझे श्योर है कि आप लोगों ने यही लिखा होगा कि फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है तो उसकी प्रोसीजर क्या। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आई थिंक थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को भी सही फ्रेम करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 मार्क आपको फ्री मिलने वाले हैं अगर मैं सही हूँ तो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर देयर इज़ अ कंपनी, जो कंपनी है कि एक एनजीओ बनाई उन्होंने, 10 साल के लिए बनाई थी एनजीओ, और 10 साल के बाद उनका इरादा था कि वाइंड अप कर देंगे, और वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर सरप्लस बचता है तो मेंबर्स अपने आपस में बांट लेंगे। ऐसा नहीं होता, आप सबको पता है। अगर एनजीओ वाइंड अप होती है और सरप्लस बचता है तो वो एनसीएलटी के ऑर्डर पे किसी दूसरी एनजीओ को जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर आईबीसी के हिसाब से अगर बैंकरप्ट होती है, मतलब आईबीसी के हिसाब से इंसॉल्वेंसी होती है तो आईबीसी का कंसोलिडेटेड जो फंड है, क्रेडिट फंड जो है, उसमें डाल देते हैं। आपने दोनों में से अगर एक भी लिखा है तो टेंशन मत लेना। थर्ड इज़ वेरी सिंपल, आपके हाथ में 5 मार्क हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर आपने अगर लिख लिया होगा तो। और फिर बेसिकली ये जो एडम वाला क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वो कि क्या एक ओपीसी प्राइवेट कंपनी में वॉलंटरी कन्वर्ट कर सकती है? अगर उसका टर्नओवर इतना भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिंदास कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 शेयर होल्डर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद भाई ने एमबीए कंप्लीट किया है, और कौन कौन से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो बताने हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन सेक्शन 96 का एजीएम से रिलेटेड है बच्चों, आई थिंक इसका आंसर आप सब लोगों ने सही लिखा होगा। उसके बाद नाम चेंज करने की प्रोसीजर एलएलपी को, दिस इज़ वेरी इजी। स्टार्टअप इंडिया ने इंडिया का ग्रोथ, इंडियन इकॉनमी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प किया। तो बच्चे इसमें तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स लिखने थे, 1-2 एग्जांपल डाल देते तो मज़ा ही आता था, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के टाइम पे प्रोड्यूसर कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो अब वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रोड्यूसर कंपनी के पैसे डाल दें। क्या ऐसा डाल सकते हैं? आप सबको पता है बच्चों, प्रोड्यूसर कंपनी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स में ही पैसा डाल सकती है बच्चों। उसके बाद ये 1 पर्सन कंपनी का क्वेश्चन है कि ये नॉमिनी कौन बन सकता है, तो क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? यू ऑल नो नहीं बन सकता। दूसरा, एक बंदा जो किसी दूसरी ओपीसी का सोल मेंबर है, क्या वो नॉमिनी बन सकता है? बिंदास बन सकता है। उसके बाद अच्छा ये बच्चों, ये जो वीडियो है, ये जो पेपर है, ये हमको सीएस दोस्त के सौजन्य से प्राप्त हुआ है बच्चों। तो सीएस दोस्त इज़ अ कम्युनिटी दैट इज़ हेल्पिंग द सीएस स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सीएस दोस्त, और मैं थैंकफुल हूँ कि इन्होंने ये पेपर भेज दिया मुझे। और मैं चाहता हूँ बच्चों ये जितने भी हमारे सीएस कोर्स को प्रमोट करने के लिए जो अलग अलग, अनलेस दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन सम काइंड ऑफ पेड एक्टिविटीज़, अगर ये मतलब सारे ये जो सीएस बहुत सारे जो चैनल्स हैं ये आपको गाइड करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है बच्चों। ये सारे चैनल्स जो हैं वो सीएस को प्रमोट करें, हमारे कोर्स को प्रमोट करें, हमारे बच्चों की हेल्प करें, तो बच्चों बहुत अच्छा होगा। ये एक जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे, दैट्स ग्रेट। तो सीएस दोस्त को मेरा काफ़ी धन्यवाद। फिर यहाँ पे आपको बच्चों, ये तो बहुत सिंपल था, यू जस्ट हैड टू राइट अबाउट एंट्रेंचमेंट क्लॉज।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बैंक्स के एनपीएस को रिड्यूस करने में मदद करती हैं, इसके बारे में लिखना था। मुद्रा बैंक, जय जय मोदी। देन उसके बाद पार्ट बी चालू जाता है, जिसको आप सबसे डिफिकल्ट मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट बी इस बार काफ़ी अच्छा पूछा था। किसी विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो कंप्लेंट करने की प्रोसीजर क्या है, ये बताया। तो प्रोसीजर पूरी लिखी हुई है, आपके मॉड्यूल में भी क्लियरली दी हुई है। उसके बाद एनजीटी में कंप्लेंट करने की प्रोसीजर क्या है, ये था। हालांकि बहुत छोटा सा प्रोसीजर है मॉड्यूल में कि अगर आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के चलते प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हैं फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने लाइब्रेरी से बुक ली और आप उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते तो क्या आप कर सकते हैं। और जो यूज़र्स हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्सेप्शन मतलब व्हाट आर नॉट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, जो लोग कॉपीराइट वर्क को यूज़ करते हैं उनको क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो ये पूछा है। तो आई थिंक आप लिख सकते हो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और ये मेरे ख्याल से इस चैप्टर को बहुत सारे लोग ऑप्शन में रख के जाते हैं, नहीं रखना चाहिए। मैंने तो पूरा पढ़ाया था। बेसिकली ये जो मोटर वर्कर्स एक्ट हैं, ये जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये पूछा है। 5 मार्क का पूछा है बच्चों। अगर आपने स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन नहीं किए तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी लगाई जा सकती हैं, अलग अलग सेक्शंस में लिखा है ये। उसके बाद अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। स्ट्राइक लॉकआउट आपके हाथ में दे दिया। कंपलसरी लाइसेंसिंग कौन सी इंडस्ट्रीज को लगती है। देन प्लांटेशन लेबर एक्ट। बच्चों ये भी, ये 3 मार्क का, अच्छा ये दोनों ऑप्शन में थे शायद, ओके सॉरी, यहाँ तक ये कंपलसरी था, 4th और 4th ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन एक्ट के अंदर क्या क्या है, वो कंसेंट टू ऑपरेट वगैरह के जो कंसेंट्स होते हैं, वो कोई नया आउटलेट खोलना है उसके कंसेंट। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है गुड्स को तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर लगता है, ये उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस आपको लगता ही है, आपको पता है आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर कौन कौन से कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जब विमेन जो है बेनिफिट, जब विमेन उस पीरियड में होती है, मैटरनिटी बेनिफिट का उसका पीरियड चलता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने जॉइंटली किसी बुक को लिखा है तो क्या जॉइंट कॉपीराइट मिल सकता है, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आपको ओके पब्लिक अनाउंसमेंट आपको कब करना है और उसका खर्चा कौन बेयर करना करेगा। सो मॉरेटोरियम जब डिक्लेयर होता है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, मॉरेटोरियम डिक्लेयर होता है और तुरंत पब्लिक अनाउंसमेंट करवाया जाता है बच्चों। देन खुद से रजिस्ट्रार ने आपकी एलएलपी का नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया, हटा दिया है, और आपको रिस्टोर करवाना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, सिंपल है। एक्टिव से डॉर्मेंट कंपनी, सिंपल जो मैं जब सिंपल है बोल रहा हूँ मतलब मैं क्वेश्चन सिंपल है बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर डेफिनेटली बड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फर्म में एक बंदा काम करता है, उसको हम अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, क्या हम बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। अगर वो बाकी की क्वालिफिकेशन जो भी उसके क्वालिफिकेशंस हैं, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, बहुत छोटा सा पॉइंट है, अगर वो कंप्लीट करता है देन ही कैन बी अपॉइंटेड। वैनिशिंग कंपनी डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मुझे थैंक यू बोलो, मैंने सबको इजी नोट्स प्रोवाइड किए हैं इसके ऊपर। एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के ऊपर देयर वाज अ क्वेश्चन। सो ओवरऑल दिस मेक्स योर 100 मार्क्स का पेपर। बच्चों बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पेपर बच्चों अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे घुमा फिरा के पूछी, मतलब जो मॉड्यूल में नहीं था वहाँ से पूछा, हालांकि उसके आंसर सिंपल थे। तो बच्चों मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है 85 मार्क्स का पेपर वॉज गुड, लाइक हर एक आदमी सॉल्व कर सकता था 85 मार्क का पेपर। अगर आपने 65 प्लस का पेपर बनाया है, सुनिएगा ध्यान से, मुझे लगता है 5 मार्क तो वहाँ पे सबको मिलना चाहिए। अगर आपने 65 प्लस मार्क का पेपर बनाया है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम इस पेपर में 45 आएंगे,
तो अगर आपका 65 मार्क का पेपर भी हुआ है तो प्लीज़ निराश मत होइएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। मेरा प्रॉमिस है, आप लगे तो ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, और अगर आपका रिजल्ट आता है और अगर मैंने जो बोला है, अगर आपने थोड़ा सा भी 65 मार्क का भी अच्छा लिखा है तो 45 प्लस मार्क्स आएंगे आपके बच्चों। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो बच्चों उस दिन आप इस वीडियो के नीचे गालियाँ दे सकते हो मुझे, मैं आपको इतनी भी छूट देता हूँ। ठीक है बच्चों, सो प्रिपेयर वेल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। अच्छा बच्चों, हाँ यहाँ पे बहुत सारे आंसर मैंने, क्योंकि मैंने आंसर देखे नहीं है इसलिए मैंने मेमोरी के आधार पे बनाया, तो हो सकता है कुछ आंसर ऊपर नीचे हो, तो गालियाँ मत देना, बट मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज और बिलीव के हिसाब से मैंने सारे आंसर बताए हैं। ठीक है, आंसर मतलब ओपिनियन बताया है।